हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ईवीएस के प्रश्न करेंगे जिसमें जीके जीएस को भी ऐड किया गया है और ये हम लोग करेंगे 100 वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में पंजाब है। अब 5 नदियों का जो आब होता है उसे ही पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है लेकिन अरब सागर में जाकर गिरती है? तो वो नदी है नर्मदा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? लगभग समान है, तो वो है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। याद रखिएगा, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस नदियों को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वृहद गंगा। ठीक है, तो ये है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी को वृहद गंगा यानी कि विस्तृत गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार की नदी है जो कोसी नदी कहलाती है। ठीक है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है कोसी नदी। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो ये कोसी नदी है। कोसी के कारण ही बिहार में अधिकतर बरसात के दिनों में बाढ़ आती रहती है। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो ये भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, वैसे उड़ीसा है, उड़ीसा ही लिखाता है लेकिन उड़ीसा हम लोग कहते हैं। तो उसका शोक कौन सी नदी है? तो ब्राह्मणी नदी है। कौन सी नदी है? उड़ीसा नदी का शोक ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किस सहायक नदी की है? किस सहायक नदी है? मतलब वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? यानी ये दोनों किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो ये है गंगा, जो गांधी सेतु बना है बिहार के पटना में। ठीक है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? ठीक है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है नदी? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मजुली बनाती है? तो वो ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बनती है? तो ये ताप्ती नदी है। ठीक है, ताप्ती नदी है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ है, तो कौन सी नदी पे ये जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। याद रखिएगा, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो ये जो जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके अनुसार भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, 20%, क्योंकि इसका अधिकतम भाग पाकिस्तान में पड़ता है, इसीलिए भारत सिर्फ 20% ही प्रयोग कर सकता है और पाकिस्तान 80%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर ही बहती है? तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है? तो वो सिर्फ है सिंधु नदी। अगला है, पंचगंगा, गंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपको पता होनी चाहिए। पंचगंगा और दूधगंगा जो नदियां हैं वो किनकी सहायक नदियां हैं? तो
कृष्णा नदी की नदियाँ सहायक नदी हैं। अगला है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। इसका उद्गम स्थान जो भी आप नदी से रिलेटेड अगर टॉपिक है आपका रिलेटेड है ही, जो आप सिलेबस में देख सकते हैं नदी उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। और वैसे भी आपका 12th लेवल तक होना होगा, तो ईवीएस में जो भी टॉपिक है उसको को रिलेट करके सभी चीज़ें पढ़नी है, यानी कि उद्गम स्थान कहाँ है, मतलब गिरती कहाँ पे है, सभी चीज़ें पढ़नी है आपको। तो याद रखिएगा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी याद रखिएगा चंबल नदी, ठीक है। और ये याद रखिएगा शिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर बसा है, तो वो है मध्य प्रदेश भोपाल। अब देखिए भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, तो गोदावरी नदी। भारत में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत की कौन सी नदी का मुहाना और उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है, यानी कि गोदावरी नदी क्या है उसका उद्गम स्थान और वो जो गिरती भी है तो क्या कहाँ पे है, तो भारत में ही है, तो वो है गोदावरी नदी। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो ये याद आपको पता होनी चाहिए, फंडी की खाड़ी में होता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। अगला है वायुमंडल किसे कहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। धरती के जो चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, यानी कि हमारे चारों ओर जो गैस आवरण होता है ना, तो उसको ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई तरह के गैसों का मिश्रण है और इसके अलावा इसमें क्या रहता है, जल वाष्प भी रहता है, धूल भी रहता है और कण भी मौजूद रहते हैं, जो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन का पार्ट रहता है, तो ये है 0.93%, ठीक है। याद रखिएगा गैस की मात्रा भी पूछी जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा आपसे पूछ सकती है, नाइट्रोजन की मात्रा पूछ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और अधिकतर आपको आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा ही पूछी जाती है। तो याद रखिएगा आर्गन की मात्रा वायुमंडल में 0.93 है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है कितने प्रतिशत है, तो 0.03% है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैला रहता है, तो ये है 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में क्या रहता है, फैला रहता है, ठीक है। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, तो ये है ऑक्सीजन के अभाव में हम बिल्कुल भी ईंधन जला नहीं सकते हैं। वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा बताएं, तो ये है 0.0018%, ठीक है। हीलियम गैस की मात्रा बताएं, तो ये याद रखिएगा, हालांकि ये सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जहन में रख लीजिएगा 0.0005%। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है, तो ये है 0.000001%। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी गैस है, तो वो है ओजोन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है, ओजोन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो ओजोन परत है कौन से मंडल में पाया जाता है, कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ये। किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंचती है, तो ये दोस्तों है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, या जो होता है साबुन का झाग होता है, इससे क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो ओजोन गैस के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और ओजोन गैस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ओजोन गैस में क्या, ओजोन गैस का जो परत है समताप मंडल में, वहाँ पे बहुत बड़ा सा छिद्र आ गया है, ठीक है।
तो ये कम से कम इन चीज़ों का प्रयोग करें जिससे हमारे पृथ्वी की आयु बची रहे। तो पृथ्वी की आयु बची रहेगी तो हम लोग भी बचे रहेंगे। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, आर्टिफिशियल चीज़ों पे कम फोकस करें, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे। अब वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वो है क्षोभ मंडल। कौन सी? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 16 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब इसमें मैंने ऐड किए हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, KVS का, सुपर टेट का, सीटेट का, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ से ये सब प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई होती है? तो 8 किलोमीटर होती है ना। यहाँ पे ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 16 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर जैसे ही आता है तो क्या होता है? 10 डिग्री सेल्सियस कमी होने लगती है। ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। ऋतु और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है तो वो क्षोभ मंडल में होती है, आपको पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल और किस नाम से जाना जाता है? तो ये संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसको संवहन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं, इसीलिए इसको संवहन मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडल और क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋतु और मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। वायुमंडल के किस परत में हवाएं चलती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में ही चलती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है हम लोगों का, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो वो है, कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो वो कौन सा है? देवप्रयाग। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती। कहाँ से? चंबल और साबरमती से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कक्ष रण में गिरती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कक्ष के रण में गिरती है, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ये भी पता होनी चाहिए। 3 नदियाँ निकलती हैं, देख लीजिए, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये है, कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बुलाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुना नदी के किनारे पे आगरा बसा हुआ है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये कटक कौन सा है? किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है। सतलज नदी पे है भाखड़ा बांध, ठीक है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है महानदी पे। हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में है और महानदी पर बसा हुआ है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो है भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना, ठीक है। अगला है, जवाहर सागर बांध किस नदी पे निर्मित है? तो चंबल पे वो निर्मित है, ठीक है।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ ये आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत की है सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए ये बनाया गया है, तो वो है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें सभी जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है, ऐड किया गया है, जो आपके सीधे तौर पे एग्जाम में आ चुके हैं या आएंगे। ठीक है, तो जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वो चंबल नदी राजस्थान पे है। देखिए आप लोग चमक दमक पे चले जाते हैं कि मतलब जो अट्रैक्टिव करे, नहीं क्वालिटी पे आप लोग जाइए कि कौन सा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे अगर आपको क्वालिटी मिलती है, हाँ स्टडी मटेरियल सही मिलता है, तो वहाँ पे आप लोग जाइए। ये नहीं कि चमक दमक के कारण आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है, जिससे जहाँ पे आपका फ़ायदा हो वहीं पे जाइए, वहीं पे पढ़िए। ठीक है, चमक दमक पे बिल्कुल ना रहे, ये वो दिस दैट कोई काम नहीं आएगा। आपकी मेहनत जो है वही काम आएगी, और मेहनत वही काम आएगा जो आपका क्वालिटी वाला है, क्वालिटी वाला मेहनत जिसको कहते हैं आप। तो इसीलिए अभी टाइम है, मेहनत कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए, तभी आप। चलिए, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये कहाँ है, केरला में है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है, तो ये बेतवा में है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। बिहार की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए, पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। ये भी मैंने हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपको बोरियत फील ना हो। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है, पता ही होगा आप लोगों को। अगर पता नहीं है तो रिकॉल, अगर मतलब पता नहीं है या भूल गए हैं तो गलती से तो कोई बात नहीं, रिकॉल हो जाता है, रिकॉल कर लीजिए। असम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये दिसपुर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ है, तो वो है भुवनेश्वर। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये है लखनऊ। और ये लखनऊ कौन सी नदी पे अवस्थित है, तो ये है गोमती नदी पर अवस्थित है। केरल राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये भी है बेंगलोर। देखिए ये कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, है ना। ये हम लोग कब पढ़े होंगे, ये हम लोग 6-7 में जब रहते हैं, 5-6 में तभी पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से दोबारा उसको देखते भी नहीं हैं। लेकिन इन चीज़ों को भी थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या आपसे क्वेश्चन कोई पूछ दे और उसका कोई मतलब क्या कह सकते हैं। देखिए अगला है गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, तो वो है गांधीनगर। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। वीडियो लंबा ना हो जाए इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत बातों को स्किप भी कर देती हूँ। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है ना। और त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ना। पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है। कहाँ है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य की राजधानी भी कहाँ है, चंडीगढ़ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। 2 राज्यों की यही एक राजधानी है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। मध्य प्रदेश की भोपाल है, और भोपाल भी शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है ना। अब देखिए मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो आइजॉल है। कहाँ है, आइजॉल। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। यहाँ से प्रश्न आए हैं इसीलिए मैंने एक आध नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा ही डाल दिए। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ये भी सभी को पता होना चाहिए।
झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो वो कहाँ है, नई दिल्ली है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैंने इसमें इसलिए लिया है क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको मतलब शुरू से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं, उबाऊ की बात नहीं है, अगर किसी को उबाऊ लगी तो माफ़ कीजिएगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, तो कवारती है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये तो पता नहीं होगा शायद, किसी किसी को पता होगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कवारती है। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, दमन है, ठीक है। अगला है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये पता होगा शायद सभी को, पोर्ट ब्लेयर में है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये चंडीगढ़ में ही है। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये भी पुदुचेरी में ही है। दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये सिलवासा है। ये भी पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होंगे आप लोग, तो वहाँ एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये भी याद रखिएगा, कर्क और मकर रेखाओं के निकट ही होती है मानसून की उत्पत्ति। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो हवाओं के रुख का बदलना। मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नज़र आता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो होता है वहीं पे नज़र आता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें किस ओर चलती हैं, तो ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है। शीत ऋतु में मानसून पवनें किस ओर चलती है, तो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है। ये हम ईवीएस के और जीके जीएस के हम लोगों के 100 प्रश्न थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।